नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी में। तो आज हम अध्ययन करेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति पर, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रकृति में मूल बलों के बारे में अध्ययन कराया। मूल बलों में गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बलों के बारे में अध्ययन किया और ये बल किस रूप में कार्य करते हैं इनके बारे में आपने जाना। जिन छात्रों का पूर्व का वीडियो जिसमें मैंने प्रकृति में मूल बलों के बारे में अध्ययन कराया है, अगर वो छूट गया हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके पूर्व वीडियो में पढ़ाए गए प्रकृति बलों का अध्ययन कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम चलते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में। तो इसमें नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या है, तो हम इसमें जानते हैं कि भौतिक का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो भौतिक का जब क्षेत्र बहुत बड़ा है तो भौतिक के क्षेत्र में जो सूक्ष्म दूरियां भी आती हैं और अत्यधिक दूरियां भी आती हैं। जो सूक्ष्म दूरियों पर जो भी घटनाएं हैं, जो बहुत अत्यधिक दूरी पर जो घटनाएं हैं, तो हम सूक्ष्म से लेकर विशाल खगोलीय दूरियों का, नाभिकीय क्रियाओं से लेकर खगोलीय घटनाओं तक का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। अब भौतिक परिघटनाएं कई प्रकार के बलों द्वारा नियंत्रित होती हैं। भौतिक राशियां भी समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, जबकि हम जानते हैं कि कुछ भौतिक राशियां हैं जो समय के साथ बदलती हैं, परंतु कुछ भौतिक राशियां हैं जो प्रकृति की संरक्षित राशियां कहलाती हैं। प्रकृति में जो संरक्षित रहती हैं वो कुछ भौतिक राशियां हैं जो समय के साथ बदलती नहीं हैं। तो हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉ में उन्हीं भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रकृति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका जो मान है वो समय के साथ नियत रहता है, अचर रहता है। तो ऐसी संरक्षित राशियों के बारे में अध्ययन करना है। तो जो प्रकृति में ऐसी राशियां पाई जाती हैं जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, जिनका मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, अचर रहता है, उन्हीं को हम कहते हैं संरक्षित राशियां। और वे राशियां किस नियम का पालन कर रही हैं तो उनको हम कहते हैं संरक्षण का नियम। तो संरक्षण के नियम में सबसे पहले हम चलते हैं, नंबर 1 है हमारा वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम में हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। तो आवेश एक ऐसा गुण होता है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो आवेश एक छोटा सा कण है। अब इस आवेश के जो छोटा सा कण आवेश है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण पाया जाता है, तो आवेश में ऐसा कौन सा गुण है जिसे संरक्षण का नियम का पालन आवेश करता है। तो आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो हम आवेश को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। तो अब हम जैसे किसी वायर है, कोई वायर है इस तरह से, और उसमें आवेश लगातार प्रवाहित होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि उसमें प्रवाहित होता है वो आवेश प्रवाहित होता है। तो इस कंडीशन में हम वैद्युत आवेश को जब प्रवाहित करते हैं तो आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, आवेश नष्ट नहीं होता है। इसकी पुष्टि कैसे होती है वो भी हम बताएंगे। तो इसमें हम पहले से थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसका जो मूल रूप है वो क्या है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इसे ना नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं,
और न उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसका जो होता है वो स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, ना ही नष्ट करते हैं और ना ही उत्पन्न करते हैं। तो अब देखते हैं कि जब न उत्पन्न करते हैं और न नष्ट करते हैं, इसका स्थानांतरण होता है, तो इसकी पुष्टि कैसे होती है। तो आप लोग कक्षा 5 तक, 1 से 5 तक जब पढ़ते हैं छोटी क्लास में, तो आप देखते हैं कि स्केल को हम बालों में ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, रफ करते हैं। जब स्केल को ऐसे ऐसे रफ करते हैं और छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े होते हैं वो स्केल में चिपक जाते हैं। तो जब स्केल में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े स्केल को घिसने से चिपक जाते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि स्केल को में ना ही हमने कोई केमिकल डाला, ना स्केल को हमने किसी वायर से जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो उससे कनेक्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में स्केल में जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आई, तो आई कहाँ से। इसका मतलब है कि स्केल में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पहले से विद्यमान था, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो रूप परिवर्तन हो रहा है, उसको हमने परिवर्तित कर दिया, लेकिन उसमें मूल रूप से वो गुण विद्यमान थे। अब हम चलते हैं इसी में और अगले उदाहरण की ओर कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, कांच की एक छड़ है उसे हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि जब हम कांच की छड़ को रगड़ेंगे रेशम के कपड़े पर, तो रेशम का कपड़ा कांच की छड़ की ओर आकर्षित होने लगता है। इसका मतलब है कि इसमें जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित हो गई और रेशम का कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो गया। दोनों पर उत्पन्न आवेश का परिमाण समान होता है। जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो रगड़ने पर कांच की छड़ में कितना धन आवेश आया और रेशम के कपड़े पर कितना ऋण आवेश आया, दोनों पर धन और ऋण आवेशों के मान बराबर होते हैं। ये जो क्रिया हो रही है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो गया और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले तो वह धन आवेशित हो गया। तो इस तरह से कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, लेकिन परिमाण समान रहता है। तो जब उसमें परिमाण नहीं बदल रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के स्थानांतरण होने के कारण उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है, तो इससे उदाहरणों से, इस प्रयोग से हमें स्पष्ट हो रहा है कि आवेश को ना ही हमने नष्ट किया और ना ही उत्पन्न किया, आवेश पहले से उन वस्तुओं में विद्यमान था, उसका हमने स्थानांतरण किया, रूप परिवर्तन किया और उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। तो इसलिए वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम में हम कहते हैं कि ना ही नष्ट करते हैं आवेश को, ना उत्पन्न करते हैं, इसका स्थानांतरण होता है। तो ये तो होता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब चलते हैं, अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम है, फिर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है, इसमें हम 5 संरक्षण के नियम हैं, इन पर अध्ययन करेंगे। इन पर अध्ययन करने के उपरांत आपके जो भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट में हम उसको भी बताएंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और पुनः हमारे वीडियो को देखने के लिए, नए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है कि हम जानते हैं कि संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा में आप जानते हैं कि 2 ऊर्जाएं होती हैं,
यांत्रिक में आपका गतिज ऊर्जा भी होता है और स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो कोई भी आपका संरक्षी बलों के अधीन जो है उसमें ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, वस्तु की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो नियत रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो जब कोई भी वस्तु है और किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा ना नष्ट हुई और ना ही उत्पन्न हुई, कुल ऊर्जा उसकी संरक्षित है, उसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें हम किस तरह से जानेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा हमारी नष्ट हुई कि नहीं हुई। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऊपर से गिरती है तो पृथ्वी पर आती है, पेड़ों से आम गिरता है तो पृथ्वी पर आता है, फल गिरते हैं मतलब तो पृथ्वी पर आता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो प्रत्येक वस्तु को समान आकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है और लगातार खींचती है। करोड़ों वर्षों से ये क्रिया होती आई है और आगे क्रिया ये होती रहेगी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है कि न ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में हर पल अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। संपूर्ण विश्व में बहुत प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और जितने भी प्रकार की संपूर्ण विश्व में घटनाएं होती हैं तो समस्त घटनाओं में संपूर्ण विश्व की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। जितनी भी घटनाएं होती हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है, इस रूप से उस रूप में, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। इस तरह से उसका विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरण तो होता है लेकिन ऊर्जा का पूर्ण रूप से विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो ये हुआ आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम चलते हैं, अगला नंबर है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो जब ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है तो उसके लिए हमने आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया E बराबर mc²। इसको हम डेल्टा mc² भी लिखते हैं, अर्थात द्रव्यमान में नाभिक का जो द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन होता है। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि उसका द्रव्यमान के कारण ही वस्तु में ऊर्जा निहित है। अगर हम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका द्रव्यमान यम है, तो उस पदार्थ के द्रव्यमान के कारण ही उस पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है। ये आइंस्टीन का कथन था। अब इसकी पुष्टि कैसे करते हैं कि आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, द्रव्यमान को अविनाशी माना जाता था। जो ये द्रव्यमान है यम, इसको अविनाशी मतलब इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। संरक्षण का नियम मूल संरक्षणों के नियमों से यह माना जाने लगा। जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसमें यह माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित ना होकर द्रव्यमान ऊर्जा को संयुक्त रूप में संरक्षित मानते हैं। मतलब ये कि द्रव्यमान अलग संरक्षित नहीं है, ऊर्जा अलग संरक्षित नहीं है, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक साथ संयुक्त रूप में संरक्षित मानते हैं। ऐसा इसलिए कि जब किसी भी पिंड में द्रव्यमान के कारण ऊर्जा निहित है और उसमें द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है तो ऊर्जा और द्रव्यमान मिल करके उसकी जो टोटल वैल्यू है ऊर्जा और द्रव्यमान मिल करके बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा और द्रव्यमान मिल करके संरक्षित रहते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जो आपका नाभिक होता है, तो नाभिक में आप जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रत्येक परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। तो नाभिक में होता क्या है कि नाभिकीय कण
मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में जो कण उपस्थित हैं उन्हें नाभिकीय कण कहते हैं, और नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। तो नाभिकीय कणों का जो कुल द्रव्यमान है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। जब नाभिकीय कणों का जो कुल द्रव्यमान है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होता है तो उसमें नाभिक के द्रव्यमान और नाभिकीय कणों के द्रव्यमान में कुछ अंतर हो गया, और जो अंतर हो गया वो कहलाता है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान का जो ये अंतर है कि नाभिकीय कणों का जो द्रव्यमान है वो अलग है और नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो अलग है, तो इसका मतलब है कि नाभिकीय कणों और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के बीच में कुछ अंतर है, और इस अंतर को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो जो ये द्रव्यमान क्षति हुई आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार नाभिकीय कणों को नाभिक में बांधे रखती है। तो जो नाभिकीय कणों के द्रव्यमान में और नाभिक के, तो ये हैं कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित उपकरण। कौन सा उपकरण किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर बनाया गया है? जैसे पहला नंबर है रॉकेट नोदन न्यूटन के गति नियम पर आधारित है। वायुयान आपका तरल गतिकी में बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। और अगला है जल वैद्युत शक्ति, ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन नियम पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी के नियम पर आधारित उपकरण है ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक, मतलब रेफ्रिजरेटर। प्रकाशिक रे से ऑप्टिकल फाइबर जो बनता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये वैज्ञानिकों के नियमों पर आधारित कुछ आपके प्रौद्योगिकी हैं, तो इन पर अध्ययन कर लेते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे। कण त्वरित्र, ये आपका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित है। वैद्युत जनित्र आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। प्रकाश वैद्युत सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। लेजर आपका विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश के प्रवर्धन पर आधारित है। और जो आपका कंप्यूटर है वो अंकीय तर्क पर आधारित है। वेतार टेलीग्राफी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर आधारित है। रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक रेडियो किरणों के संसूचन पर आधारित है। तो ये थे कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांत जिन पर आधारित घटनाएं थीं, और कौन सा उपकरण कौन सी प्रौद्योगिकी आपके किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अब हम देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहले क्वेश्चन में है कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। नंबर 1 है कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं जे टॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक और है आपका युकावा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो प्रोटॉन की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन था, इसमें 4 ऑप्शन है रदरफोर्ड, एंडरसन, जेम्स चैडविक, जे टॉमसन। तो इसका जो आंसर होगा आपका जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे निर्बल बल कौन सा है, पीछे मैंने वीडियो में पढ़ाया है आपको, और उसमें दुर्बल और निर्बल बल प्रबल बल आपको बताए गए हैं। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका निर्बल बल है। अगला है टेलीविज़न का आविष्कार किया। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, राइट ब्रदर्स ने, बेयर्ड ने, मूलर ने, गोलार्ड ने। तो इसका जो आविष्कार किया वो किया बेयर्ड ने। तो अगला क्वेश्चन है प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में कितने गुना होता है। तो कितने गुना होता है, ये होता है आपका 100 गुना, और ये मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है आपको। अगला है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा
बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कौन से बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुण पाए जाते हैं। जो प्रकृति के आपको 4 मूल बल पढ़ाए थे उन्हीं में वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो दुर्बल नाभिकीय बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत चुंबकीय बल है और प्रबल नाभिकीय बल है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है वैद्युत चुंबकीय बल में। द्रव्यमान एवं ऊर्जा संबंध में E बराबर डेल्टा mc² किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो ये किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया आपको इसी वीडियो में बताया गया है। ये दिया आइंस्टीन के द्वारा। टेलीफोन की खोज की थी, तो टेलीफोन की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, गैलीलियो ने, ग्राहम बेल ने, एडिसन ने। तो जो टेलीफोन की खोज है वो की थी ग्राहम बेल ने। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करने वाला समीकरण कौन सा है? तो द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता को उस समीकरण को व्यक्त करता है E बराबर डेल्टा mc²। एक निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण 0 है तो उसकी कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होगी? आपको पता है कि अगर बल आघूर्ण 0 है तो उसमें कौन सी राशि संरक्षित रहती है? कोणीय संवेग उसका संरक्षित रहता है। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। धन्यवाद।